गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अखिलेश फिर से स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल्पन क्लासेस में दोस्तों। और गुड इवनिंग गीता जी, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि दोस्तों 9 o'clock हमने क्लास ली थी, एक जीएस की क्लास ली थी। और जीएस की जो क्लास थी वो जो लोग अटेंड किए होंगे उन लोगों को पता होगा कितनी बेहतर क्लास थी या नहीं थी। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और अभी की जो क्लास होने वाली, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो 10 बजे की 10:30 10 से 10:30 टाइमिंग कर दी है कि ज़्यादा बेहतर रहता है 10:30 बजे का। कुछ और लोग भी जुड़ सकते हैं उसी बहाने। तो ये जो क्लास होने वाली है इसमें फिर से हमने 50 क्वेश्चनों का एक पिटारा खोला है, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होंगे। अच्छे होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए और अच्छे होंगे और आपको करने में आनंद भी आएगा। और उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट होंगे। और कोशिश करूँगा कि कोशिश करूँगा और सेशन की तरह ये भी सेशन अच्छा ही निकले और आप लोगों को जितना भी है लाभ मिलता रहे उसका। और जैसा कि बता चुका हूँ 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे इतिहास के पूरा पैकेज होगा, सारे इतिहास के पोर्शन उसमें शामिल होंगे, सभी के क्वेश्चन शामिल होंगे। और आप लोग उससे लाभान्वित होने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मुझे देखते रहते हैं प्रॉपर, अगर वो लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाएँगे, अगर ऑनलाइन आ जाएँगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत ही अच्छी क्लास होगी। उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छी क्लास हो आप लोगों के सहयोग के साथ ही। खैर, अदरवाइज़ और हालाँकि आप लोगों ने जो लोग हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है, जीडीसी का एग्ज़ाम आ गया है, जीडीसी और जीडीसी की डेट आ गई है। इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर की भी डेट आ चुकी है, आप सभी लोगों को पता होगा जिन लोगों ने देखा होगा। तो जुट जाइए, ज़्यादा समय नहीं है, सब मई में एग्ज़ाम है। और शिक्षा आयोग की तरफ से टीजीटी, पीजीटी की तो ऑलरेडी डेट आ चुकी थी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की डेट आ चुकी है, तो बहुत अधिक समय नहीं है। तो प्रॉपर स्टडी में बने रहिए और और आते रहिए यहाँ पे। और देखते हैं मैं कितनी आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। देखिए, मैं पहले कई बार रिपीट कर चुका हूँ उस चीज़ को। मेरा काम है आपके नॉलेज को इन्हेंस करना, उसमें कुछ बढ़ोतरी लाना। आप सभी लोग ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं या या पीजीटी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, बहुत अच्छा नॉलेज होगा आपको। तो मेरा बस प्रयास इतना है कि मैं उस नॉलेज में थोड़ी-सी बढ़ोतरी कर पाऊँ, और आपके नॉलेज को थोड़ा-सा और बेहतर हो कर पाऊँ। बस मेरा ये प्रयास है, इसके अलावा और कोई ख़ास तरीके का प्रयास नहीं है। जॉब दिलाना ना दिलाना, मिलना या ना मिलना, ये कुछ चीज़ें आपके बहुत अधिक मेहनत पे काम करती हैं। दूसरी है, आप जब पेपर आपका होता है उस समय आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी है, वो भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो हर चीज़ मायने रखती है। तो 2-4 महीनों के लिए कोशिश कीजिएगा अपने दिमाग को अच्छा रखें, ठीक है? तंदुरुस्त रखें दिमाग को, शरीर को अच्छा रखें, तंदुरुस्त रखें शरीर को, अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक? जो अ, बहुत ही समझ लो, कह सकते हैं कि जो बहुत निराशावादी प्रवृत्ति के लोग हों, ठीक? अगर आपसे कोई ये कहता है अरे यार 1-2 महीने में क्या हो पाएगा? ठीक है, 30 दिन 60 दिन बहुत होते हैं, मैक्सिमम 60 दिन बहुत होते हैं। 60 दिन का मतलब है, अगर आप पर डे 8 आवर भी आप स्टडी करती हैं, 8 घंटे भी पर डे पढ़ रही हैं, तो सा 8 छंग 48, 480 घंटे, ठीक है? ठीक है, 480 घंटे आप पढ़ लेती हैं और 480 घंटे में आप कुछ भी पलट सकती हैं, दुनिया इधर की इधर पलट सकती हैं। तो प्रयास यही है, जो लोग हैं, आप सभी लोगों का कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। और दूसरी प्रयास ये है कि जो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, और बाय चांस अगर उसमें से कुछ जो डिफरेंशियल क्वेश्चन के तौर पे वहाँ पे कुछ मिल जाता है और आप लोगों का भला हो जाएगा, तो मैं ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात होगी। चलिए, आज की जो क्लास है वो शुरू करने वाले हैं हम लोग। और क्लास के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन स्क्रीन पे आपके सामने, क्लास में बने रहिएगा। और किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग मौजूद हैं। टेलीग्राम चैनल प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा सभी लोग। बहुत से लोगों ने शायद जॉइन नहीं कर रखा है, लेकिन जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे हम लोग मौजूद हैं, वो आप लोग देख ही रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगें,
तो प्लीज़ दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है? द देखिए कोई आपके कोई हो सकता है प्रिपरेशन कर रहा हो आपकी तरह ही, तो उसको भी शेयर कीजिएगा, नहीं तो अपने जान-पहचान में लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनसे कहिएगा कि अपने जान-पहचान में लोगों को शेयर कर दें कि अगर वो कोई तैयारी कर रहा हो तो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। स्टार्ट हमारा क्वेश्चन है और गीता जी बने रहिएगा। लगातार देखिए हर इस ये 1 घंटा इतिहास से जुड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। 1 घंटा आप थोड़ा-सा समय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? कोई अगर इम्पोर्टेंट काम कर रही होंगी तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर खाली हैं, समय अगर आपके पास है तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है क्या हो रहा है? पहला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन, आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में से कौन है? आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है? बॉम्बे ट्रेड यूनियन, कलकत्ता लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन और अहमदाबाद ट्रेड यूनियन। आधुनिक भारत का सबसे पहला ट्रेड यूनियन कौन सा है? बम्बई ट्रेड यूनियन, कलकत्ता लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन और अहमदाबाद ट्रेड यूनियन, ठीक है? तो इसका जवाब है दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है? क्या जवाब है? मद्रास लेबर यूनियन। गीता जी पूरे लेक्चर में इसलिए कहता हूँ बने रहिएगा, हो सकता है आपको जो पीजीटी का एग्जाम है अगर आपका पढ़ा होगा, हो सकता है जीआईसी प्रवक्ता का भी पढ़ा हो, तो इसमें ये पूरी तरीके से काम आएगा, ठीक? तो इसलिए पूरा बना रहिए, करिए। और बाकी एंसेंट तो है ही, आप पढ़ ही रहे हैं। एंसेंट देखिए एंसेंट का जो सिलेबस है बहुत अधिक सिलेबस नहीं है। अगर आप मात्र केसी श्रीवास्तव भी पढ़ डाल रही हैं तो बहुत सफिशिएंट है। अगर सब कुछ भाग्य ने थोड़ा-सा पुश कर दिया तो 100% आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। लेकिन बस पढ़ते रहिए अच्छे ढंग से। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में किसमें ली गई थी? पूर्ण स्वराज की जो शपथ थी कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसमें ली गई थी? देखिए आप सभी लोग जानते हैं 1929 का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का जो टारगेट है वो रखा गया था, पूर्ण स्वराज का टारगेट रखा गया था और उसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को ये 26 जनवरी को एज ए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 से वो मनाना भी प्रारंभ किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की शपथ तो आपके सामने में आ जाती लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक। कहाँ हुआ था? लाहौर में रावी नदी के तट के किनारे हुआ था, ठीक। और पूर्ण स्वतंत्रता का जो टारगेट था, जो मिशन था, वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया है यूनियन ट्रेड पहली ट्रेड यूनियन निम्न में से कौन सी थी? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास लेबर यूनियन, तो मद्रास लेबर यूनियन, ठीक। रिपीट हो गया है। आगे हमारे पास है जो लोग देखिए जो लोग रेगुलर क्लास में आते हैं उन सभी से निवेदन है कि वो लोग प्रॉपर क्लास में आया कीजिए और जो लोग अगर देख रहे हैं अगर क्लास में आ सकते हैं तो प्लीज़ आ जाइएगा जल्दी से जल्दी। आसाम को एक अलग प्रांत कब बनाया गया था? आसाम जो है एक अलग प्रांत कब बनाया गया? कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। 1905-1906 में मिंटो ने नए सुधार प्रस्तावों की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त कर दिया गया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू किए गए थे। बंगाल असम को एक अलग प्रांत की बात की गई है। जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय थे 1911 में जो वायसराय थे, तो उन्होंने बंगाल विभाजन के मिशन को रद्द कर दिया था और कलकत्ता से जो राजधानी थी वो दिल्ली लेके आए थे। इसके अलावा असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया था बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा है निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? मृग श्रृंग मतलब अ, जो मृग में मतलब हिरन, श्रृंग में सिंह, ठीक है। जो हिरन के सिंग से बने हुए छल्लों की एक माला मिलती है, किसमें मिलती है? दमदमा में, मैदहा में, सराय नाहर राय में और पटने में, ठीक। अभिनव कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसमें से मिलती है? दमदमा, मैदहा, सराय नाहर और राय, ठीक है। देखिए ये तीनों जो क्षेत्र पड़ते हैं दमदमा, मैदहा और सराय नाहर राय, ये उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है उस जिले में ये तीनों क्षेत्र पड़ते हैं
और ये बात की गई है मृग संग की, तो ये कहाँ मिले? मैदहा में। ठीक, आगे हमारे पास है अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने के स्पष्ट जो है स्पष्ट जो लक्षण है देखने को मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो निचला नगर था, निचले नगर को भी रक्षा प्राचीरों से घेरा गया था। तो कौन सी है? तो ये दोस्तों है कालीबंगा। ठीक है, इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा का जो निचला नगर है, उस निचले नगर को भी किससे घेरा गया है? जो रक्षा प्राचीर है उससे घेरा गया हुआ है। आगे करते हैं 7th पे। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग की स्थापना प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बैपिस्टा होना चाहिए था यार, जोसेफ स्टा लिख दिया है, वेपिस्टा। ठीक है, जोसेफ वेपिस्टा, एनी बेसेंट, एनसी केलकर, बीजी तिलक। ठीक है, तो देखिए पहला जो होम रूल आंदोलन के दौरान जो पहली होम रूल स्थापित की गई थी, वो होम रूल स्थापित की गई थी बीजी तिलक। ठीक है, और इनका जो प्रभाव देखने को मिलता है, ये बरार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ के वहाँ इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और बाकी जितने भी क्षेत्र बसते हैं, उसका प्रभाव इन्हीं बेसेंट की जो वो थी, क्या बोलते हैं, होम रूल, उसका देखने को मिलता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे बीजी तिलक की जो होम रूल था, उसमें थे जोसेफ बैपिस्टा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और एनसी केलकर क्या थे? इसके महासचिव थे। एनसी केलकर इसके क्या थे? महासचिव थे। 8 है, यह एक डूबते हुए बैंक का अग्रिम तिथि का चेक है। और क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह कथन किसका कहा गया? देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, और अक्सर कभी कभी कुछ बच्चे इसमें गलती भी कर जाते हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और एम के गांधी। ठीक, किसने ये चीज कही है? ये कही है सॉरी, एम के गांधी, महात्मा गांधी ने ये क्रिप्स मिशन के जो फेलियर होने पे ये बात कही थी। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक छोटा सा आगे कथन और जोड़ दिया था, जिसका बैंक मतलब डूबते हुए बैंक का कह सकते हैं। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। 9th है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में 1946 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? ठीक है, डी, भूला भाई देसाई, सर तेज बहादुर स्प्रू, कैलाश नाथ काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भूला भाई देसाई, सर तेज बहादुर स्प्रू, कैलाश नाथ काटजू और अ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए चारों वहाँ पे मौजूद थे, जो जितने जितने भी लॉर्ड्स थे, ये चारों लॉर्ड्स थे, इन्होंने उनका बचाव किया था। जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, इन्होंने उनका बचाव किया था। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी, जो इन पूरे जो लॉर्ड्स की लॉबी थी, जो लॉर्ड्स की लॉबी को इन्होंने क्या किया था, इनके नेतृत्व में जितने लॉर्ड्स थे वो लड़े गए थे। तो मुख्य जो लॉर्ड्स थे वो थे भूला भाई देसाई। ठीक, मतलब ये जो अध्यक्षता की थी, जो वकीलों का समूह था। एक कथन दिए गए, कथनों पे हमें चर्चा करनी है। पहला कथन है, श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था। वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों को लोगों को संगठित करना चाहती थी। तो ये दोनों कथन सही है, और ये आर की सही व्याख्या भी करता है। देखिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन शुरू किया था एनी बेसेंट ने, आप सभी लोगों को पता है। और उन्होंने एक नारा दिया था, मतलब जो पूरे जो समाज है, जो सोसाइटी थी, उसको एक होने का नारा दिया था। और उसके थ्रू इन्होंने जो अंग्रेजी शासन प्रशासन थी, उसके थ्रू मतलब कह सकते हैं कि जो सामाजिक जो व्यवस्था थी, एक तरीके से बनाने का प्रयास किया था, भारत को आज़ाद करने के लिए। जो एक हालांकि ये भारत को, अगर इनकी बात की जाए, ये उनको कह सकते हैं स्वशासन दिलाने के पक्ष में बहुत अधिक थी। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता के मुकाबले। चलिए अगले चलते हैं 11 नंबर पे। 11वां नंबर है, जो मुख्य तरीके से जो व्यक्ति दिए गए हैं, उनके द्वारा जो कुछ कार्य किए गए हैं, उन कार्यों की चर्चा यहाँ पे की गई है। बहराम जी मलाबारी, ये जानते होंगे, बहराम जी जो मलाबारी है, इनका जो मुख्य सहयोग है क्या है? बाल विवाह। ठीक है, बहराम जी मलाबारी का जो
योगदान है वो बाल विवाह में बहुत बड़ा योगदान है। कर्नल स्लीमैन ठगी प्रथा, ठीक है, इन्होंने ठगी ठगी प्रथा का अंत किया था। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा, ठीक। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, यानी कि ए का फर्स्ट है, यही होगा, ठीक है। बी का 11 का बी। 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है। जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे उनके विषय में सही नहीं है। उन्होंने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपनाया था, ठीक है। और छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में देखा। उन्होंने दास्ता शीर्षक एक पुस्तिका लिखी। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे जो पूना सार्वजनिक सभा को स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है 1876 में जो स्थापना की थी, वो स्थापना की थी एमजी रनाडे ने, महाराष्ट्र में की थी, पूना में, ठीक है। एमजी रनाडे ने इसकी स्थापना की थी 1876 में। इसके अलावा जो सॉरी इसके अलावा जो 1873 में सत्यशोधक जो समाज था, 1873 में जो सत्यशोधक समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर क्या होगा? 12 का डी, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। 13 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग कर दिए गए थे? कार्यकारी एवं न्यायिक अधिकार वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डलहौजी किसके समय में बिल्कुल अलग कर दिए गए थे? कार्यकारी और न्यायिक अधिकार जो थे वो बिल्कुल अलग कर दिए गए थे। ये कर दिए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। किसके समय में कर दिए गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। 14 नंबर पे निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? सबसे पहले किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, तो ये चलाए थे, कहाँ गया यार, जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर ने, जब जहांगीर शासन में आया था सबसे पहले उन्होंने जो सिक्के ढलवाए थे उस पे एक सिक्का जारी किया था, उस पर उन्होंने अकबर का चित्र अंकन किया था। और उसके बाद के सिक्कों पे वो खुद का भी चित्र अंकित कराया, फिर अपनी पत्नी नूर जहां था उनका भी चित्र अंकित करवाया। और एक सिक्का है जिसपे इनका जो शराब के प्याले के साथ इनका चित्र अंकित किया गया, मतलब हाथ में शराब का प्याला है और चित्र अंकित किया गया है। देखिए चलिए आगे चलते हैं। 15 है 582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? 582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? खाने सामान, मीर, बख्शी, दीवाने अशरफ और सद्र सुदूर, ठीक है। किसको ये दिया गया था? राजा टोडरमल को 1582 में। निम्नलिखित में से कौन सा पद मिला था? खाने सामान, मीर बख्शी, दीवाने अशरफ और सद्र सुदूर, ठीक है। ये मिला था दीवाने अशरफ। दीवाने अशरफ एक जो विभाग था, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता था, यानी कि जो वित्त विभाग था उससे संबंधित था। कौन सा? दीवाने अशरफ। और आप लोग जानते होंगे जो अकबर कालीन जो वित्त विभाग था वो कई लोगों ने हैंडल किया था, जिसमें राजा टोडरमल शामिल थे, ख्वाजा शाह मंसूर थे और मुजफ्फर खां। सबसे पहले मुजफ्फर खां को ये पद मिला था, फिर उसके बाद राजा टोडरमल को, फिर उसके बाद शाह ख्वाजा मंसूर को ये पद मिला है। मतलब इन तीनों लोगों ने मिलकर बारी बारी से इस पद का सोपन किया। वित्त विभाग को संभालने में इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रही है। 15 का सी। 16 है मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन है? मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन है? अबुल फजल बदायूनी, साकी मुस्तियत खां और अफीक। अबुल फजल बदायूनी, साकी मुस्तियत खां और अफीक, ठीक। तो कौन है इसमें? ठीक है, मासिर आमिल आलमगीरी, ये है साकी मुस्तैद खां, ठीक है। साकी मुस्तैद खां ने मासिर आलमगीरी लिखी है। और औरंगजेब के शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह हुआ था। तो उस सतनामी विद्रोह का जिक्र साकी मुस्तैद खां ने मासिर आलमगीरी में बड़े रोचक ढंग से किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पुटअप कर ले कि औरंगजेब के शासनकाल में लिखी हुई या फिर मुगल काल में लिखी हुई किस पुस्तक में जो औरंगजेब के शासनकाल का जो सतनामी विद्रोह था उसका उल्लेख किया गया है, तो कौन है वो? मासिर आलमगीरी। किसने लिखी? साकी मुस्तैद खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सतनामी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया? मासिर आलमगीरी, साकी मुस्तैद खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, भूलिएगा मत। निम्न में से कौन से उसरी भूमि के स्वामी थे? इनमें से कौन जो उसरी भूमि के स्वामी थे? तुर्की मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम, हिंदू राजा और हिंदू सामंत।
ठीक है? उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? तुर्की मुस्लिम, ठीक है? और जो उसरी भूमि पे जो उसरी भूमि क्या होते थे? तुर्की मुस्लिम, ये जो मुस्लिम हुआ करते थे, इनसे क्या लिया गया था? इनसे जो भू राजस्व जो कर हुआ करता था, वो तुर्क जो मुसलमानों पे लगाया जाता था, उसको उसरी कहा जाता था, ठीक है? उसरी भूमि पे लिया जाने वाला कर मुसलमानों पे लगाया जाता था, तुर्की मुस्लिम, और कितना होता था? 1/10, ठीक है? यानी कि 10% कह सकते हैं। 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है, कौन गलत है, इस पे हमको विचार करना है। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने आप को चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत हैं, वो अपने आप को उसरी भूमि, अभिनव उसरी भूमि का मतलब है ठीक है, 17 का है, बिल्कुल ठीक। ओके। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने आप को राजाओं, कुलीन, धनवानों से समृद्ध नहीं रखते थे, ये बिल्कुल ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के लोग एकदम फक्कड़ प्रजाति के थे। फक्कड़ में से आप लोग समझ रहे होंगे ना कि वो कुछ भी नहीं चाहते थे। उन्होंने किसी भी राज दरबार की जो कह सकते हैं कि जो सर्विसेज़ थी, वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। यानी कि धन, माया, मोह से वो बहुत दूर रहा करते थे, दूसरे शब्दों में। वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। ये दोनों बिल्कुल ठीक है और एक-दूसरे की व्याख्या भी करते हुए नज़र आते हैं, तो ए और आर दोनों सही, एक-दूसरे की व्याख्या भी है। 19 है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रारंभ किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड बहुत बार क्वेश्चन है, ठीक? 18 का है, ओके। अ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन, ठीक? किसने किया था? जैसे गैर इस्लामिक परंपराओं का, यानी कि जिसने फारसी परंपराओं को अपनाया था, जिसने अपना संबंध अफरासियाब से जोड़ा था। अफरासियाब जो खानदान था, फारसी खानदान था, और उससे जोड़ने का प्रयास किया था। और उसने जो विदेशी त्योहार था नौरोज, फारसी त्योहार था, उसको मनाया, और फारसी त्योहार में सिजदा पेगोस जैसी जो प्रथाएं थी, उसको उसने अपनाया था। किसने? गयासुद्दीन बलबन। गैर इस्लामिक प्रथाएं। 19 का बी, 19 का डी है। 19 का डी देखिए, अलाउद्दीन, इसने गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? सबसे पहले तो अपने आप को कि मैं कुलीन वर्ग से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे जो ब्लड है वो मेरा कुलीन वर्ग का है। इसी ने एक तरीके का वक्तव्य दिया था कि जब भी मैं अकुलीन व्यक्तियों को देखता हूँ या नीच व्यक्तियों को देखता हूँ, तो मेरी भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं और मेरा हाथ स्वयं मेरी तलवार पे चला जाता है, मतलब उसका गर्दन काटने के लिए। और दूसरा, उन्होंने अपने आप को, हालांकि ये खुद दास था, देखिए, अपने आप को इन्होंने शासक जब वर्ग में आया, तो उसने कोशिश की थी कि जनता के सामने ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि मैं बहुत कुलीन वर्ग का हूँ। तो इसने अपने आप को जो फ़ारसी जो वंश था, फ़ारसी वंश था, अफ़रासियाब, उससे इसने अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न किया है। जो अफ़रासियाब वंश की जो बात की गई है, वो किसने बात की है? जो फ़िरदौसी है, महमूद गज़नवी के जो शासनकाल का, उसका दरबारी कवि था फ़िरदौसी ने एक शाहनामा लिखा है, उसमें अफ़रासियाब वंश की बात की गई है। उसी वंश से इसने खुद को जोड़ा है कि मैं उसी वंश से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इसने यहाँ तक कि अपने बच्चों तक के नाम कैकुबाद वग़ैरह रखे थे। और दूसरी बात, और इसने वहाँ के जो त्योहार थे, फ़ारसी त्योहार, नौरोज़ को इसने अपनाया, और सिजदा पैबोस जैसी प्रथाओं को इसने अपनाया, जो राजा के आगे झुक के प्रणाम-वणाम करने की कुछ व्यवस्थाएँ थीं। तो गयासुद्दीन बलबन, ठीक? टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ। अ टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ठीक है? मुइजुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान। किसने किया था? तो ये किया था अल्तुमिश ने, ठीक है? इल्तुतमिश या अल्तमश भी इनको बोला जाता है, उन्होंने किया था। देखिए, टका, चाँदी का टका और तांबे का जीतल। चाँदी का टका और तांबे का जीतल का जो प्रचलन था, वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, और सबसे पहले उसपे टकसाल का नाम भी अंकित करने की प्रथा इसने शुरू करवाई थी। नासिर आमिर ए मोमलिन इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, आमिर अल मोमलिन। मोमनीन या मोमलिन ऐसे करके कुछ नाम था, जब उनको खिलत प्राप्त हुई थी बगदाद के खलीफा से, अल मुंतसर से। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, किससे संबंधित थे?
जो नेमिनाथ थे किससे संबंधित थे? नेमिनाथ को अरस्ती नेमी के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसे ही कुछ समथिंग चलता है, मुझे दिन बिल्कुल देखिए मैं फर्जी नहीं बोलूँगा, मुझे दिल बिल्कुल ध्यान नहीं है, कितने दिन चलता था। लेकिन हाँ, मेरे ख़्याल से कुछ मतलब ठीक-ठाक दिन चलता था, लंबा त्योहार चलाते थे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? इनको अरस्ती नेमी के नाम से भी जाना जाता है, परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार और उदयन, ठीक? ये इनको किससे जोड़ा जाता है? कृष्ण से जोड़ा जाता है। इनको कृष्ण का संबंधी बोला जाता है या कृष्ण से ये किसी तरीके से ब्लड रिलेशन में आते थे, तो कृष्ण का संबंधी बोला जाता है। जैन परंपरा के अनुसार ये एक पौराणिक पात्र थे। कौन? नेमिनाथ एक पौराणिक पात्र माने जाते हैं, अष्टी नेमी, ठीक। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसने यज्ञ वेदियों के निर्माण में का विवरण मिलता है? यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण देखने को मिलता है, ठीक है। यज्ञ वेदी का निर्माण, तो बृहत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। इसकी अब हमने कल बात की थी, कल चर्चा की थी। ये शुल्ब सूत्र है, ठीक है। क्या है? शुल्ब सूत्र है। शुल्ब मैंने पहले ही बताया था, शुल्ब सूत्र मतलब एक तरीके से शुल्ब मतलब शायद डोरी से नाप जोख करता। कृष्ण के चचेरे भाई, हाँ, कृष्ण के चचेरे भाई थे। माना जाता है, मतलब ये पौराणिक पात्र है, उनसे उनको रिलेट करने का प्रयास किया जाता है। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, परंतु अपना स्तर नहीं उठाते, यह कथन किससे संबंधित है? ये कृष्ण, ये जो कथन है किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से, मोहम्मद अली जिन्ना से, सुभाष चंद्र बोस से, विनायक दामोदर सावरकर से। ये किससे संबंधित है? ऊपर दिया हुआ कथन किसके द्वारा कहा गया है और किससे संबंधित है? ये संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, ठीक है। ए, मुस्लिम नेताओं में से किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा है? ठीक है। कौन से जो मुस्लिम नेता थे, और ये गांधीवादी नेता में इनकी गिनती होती है। अबुल कलाम आज़ाद, खान बहादुर, गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां और लियाकत अली खां। देखिए, सर सैयद अहमद खां, लियाकत अली खां, ये तो आप लोग जानते होंगे, इसमें ये तो संभव नहीं है। और बाकी बचे अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कांग्रेसी थे, ठीक है। तो किसके बारे में ये बात कही गई? ये बात कही गई खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है। इन्होंने इसको विश्वासघाती कार्य कहा है, 24 का बी। लाल कुर्ती आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है? पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है? एम जी रनाडे, बी एम मलावारी, आर जी भंडारकर और के टी तलंग। सिंपल सा है, एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, पश्चिम भारत का। और पश्चिम भारत का इनको एक गांधी से बहुत नाराज हुए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी से देखिए, गांधी, देखिए देखिए मैं बहुत, देखिए इतिहास पढ़ता हूँ, लेकिन हम लोग जो इतिहास अभी बहुत कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं। हम लोगों के जो इतिहास पढ़ने का स्तर वैसा नहीं है कि अभी कि हम लोग गांधी के बारे में बहुत अधिक जान पाएँ या अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अधिक जान पाएँ। हम लोग कॉम्पिटिटिव इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन जो एज़ ए प्रोफ़ेशन इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो लोग वाक़ई में उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ बेहतर के जानते होंगे। और गांधी जी का जो वैचारिक जो लड़ाई थी, काफ़ी सारे लोगों के साथ थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू से भी उनके जो विचार थे काफ़ी क्लैश करते थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से भी क्लैश करते थे। नारायण गुरु से भी क्लैश करते थे। तो ये वैचारिक जो थी, लेकिन इन सबका उद्देश्य मात्र एक था कि किसी न किसी प्रकार से हम सब लोग एकजुट होके इस देश को अंग्रेजी गुलामी से आज़ाद कराएँ। तो मेन फंक्शन था। आज चूँकि हम एक आज़ाद हवा में साँस ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे पास ये अधिकार बन जाता है, आर्टिकल नंबर 19 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, हम किसी को भी गाली बक सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप सभी लोग देखते रहते होंगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब फलाने पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांधी को खुलेआम गाली देते हैं, गंदी-गंदी, भद्दी-भद्दी गालियाँ। और ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को कभी गांधी का गा भी नहीं पढ़ा होगा। 4 लठ मार दो इनको तो भाग जाएँगे मैदान छोड़ के।
जिसने पूरी ज़िंदगी लठ खा है उसको गालियाँ मिल रही हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है कि हम लोग अपने ही जो जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम लोग उनको ही ध्यान नहीं रखते। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन के निर्णय से किसे लाभ हुआ था? ठीक है, आयात देखिए, आयात शुल्क अगर घटा देंगे तो किसे लाभ होगा? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आयात शुल्क हम घटा देंगे तो जो आयात कर रहा होगा उसी को तो लाभ होगा, डेफ़िनेटली लाभ होगा। ब्रिटिश उद्योग को, भारतीय उद्योग को, भारत सरकार को, भारत सरकार की जनता को। तो किसे लाभ हुआ था? ब्रिटिश उद्योग को। भाई अगर बाहर से हम कोई चीज़ मँगा रहे हैं, उस पे आयात शुल्क घटा दे रहे हैं, तो क्या होगा? एक तरीके से जो हमको जो जहाँ मँगाया जा रहा है उसको घाटा होगा, ठीक है? और जो जो भेज रहा है उसको प्रॉफ़िट होगा, वो कम रेट में अधिक से कम चीज़ों में कम मतलब पैसा खर्च करके अधिक से अधिक चीज़ों को भर यहाँ पे भेज पाएगा, ठीक? और यहाँ चीज़ें सस्ती मिलेंगी, यहाँ के मुकाबले चीज़ें सस्ती हो जाएँगी, तो यहाँ के जब सस्ती होंगी तो दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, तो फिर वे गांधी के अनुयायी थे लेकिन उन्हें पाकिस्तान का साथ कर दिया था इसलिए। वो गांधी के अनुयायी थे लेकिन मतलब समझा नहीं इसका क्या मतलब है? गांधी के तो अनुयायी वो कभी रहे ही नहीं है। बाबा साहब गांधी के कभी अनुयायी नहीं रहे। उनका मतलब उनका रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन दोनों की विचारधाराएँ कुछ चीज़ों पे अलग थी। देश की स्वतंत्रता को लेके एक थी, लेकिन बाकी कुछ विचारधाराएँ उनकी थोड़ी-सी अलग थी। ठीक। अगला है 27 पे कुछ वो दिए गए हैं राज्य दिए गए हैं और राज्य का जो संबंध है किन-किन लोगों ने उसकी जो स्थापना की थी, उनकी बात की गई है। देखिए हैदराबाद के चिनकिलिच खां, जिसको निज़ाम उल मुल्क भी बोलते हैं। इनको अगर इनकी जगह चिनकिलिच खां देखने को मिल जाए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पहली चीज़। दूसरा है अवध सादत अली खां और बंगाल है मुर्शीद कुली खां और आरकटा है सा सादातुल्ला खां, ठीक? तो क्या है ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक? तो इसका जवाब होगा 27 का बी। 28 से हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमें विजय पताका को कृष्णा से अटक तक ले जाएगा। यह प्रस्ताव किस मराठा पेशवा द्वारा दिया गया है? देखिए मराठा पेशवा थे कौन थे? जिन्होंने ये कहा था ये जो साहू जी थे उस समय जो म मराठा संघ के जो नेता थे, अग्रणी नेता थे, उनके समय में ये बात कही गई है और ये बात कही गई थी बाजीराव प्रथम द्वारा 1720 से 1740 तक। अच्छा हाँ, अरे तो वो जवाब देर में दिया है ना, बहुत बाद में वो बात चली है ना। अब 25 ए लिखने के बाद वो बात चल गई, चलो कोई बात नहीं। मुझे क्या पता सीमा लिख बात नहीं की थी ना, उन्होंने ये लिखा वो गांधी के अनुयायी थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, बालाजी प्रथम 28 का बी 1720 से 1740 लड़ाकू पेशवा। 29 से अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं पर तिथि क्रम अनुसार जो व्यवस्था है वो करना, उनको व्यवस्थित करना है। जजिया कर, तीर्थ कर और इबादत खाना और युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध, यानी कि एक तरह के दास प्रथा खत्म करने का प्रयास किया गया था 1562 में। पहले ये घटना हुई थी 1562 में, ठीक है? उसके बाद हुआ था तीर्थ यात्रा कंद 1563, जजिया कर 1564 और इबादत खाना 1575, ठीक? तो ये है 4 2 1 3 इसका डी होगा, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, 30 पे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक आदेश थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार को प्रोत्साहित करना, शक्तिशाली सेना रखना, दुकानदारों को दंडित करना, उसके अलावा जन कल्याण करना। ठीक है, जन कल्याण तो उसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। तो एक शक्तिशाली सेना रखना था उसको जिसमें कम से कम व्यय करना पड़े। तो इसलिए उसने क्या है जो राशनिक पद्धति लेके आए थे वो, ताकि कम दामों में अधिक से अधिक तक लोगों तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ। तारीख़-ए-सुबक्तगीन पुस्तक का लेखक कौन है? तारीख़-ए-सुबक्तगीन
पुस्तक का लेखक कौन है? फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तारीख सुबक्तगीन, ठीक है, ये लिखी थी बैहाकी ने। तारीख सुबक्तगीन लिखी थी बैहाकी ने, और ये सुबक्तगीन के दरबारी थे। और फिरदौसी की रचना आप लोग जानते होंगे कि मैंने शाहनामा बताया है, और इसके बाद अलबरूनी जिसको किताबुल हिंद, ठीक। 32 है, लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था। लोदियों का जो राजत्व सिद्धांत आधारित था किस बात पे? राजस्व लिखा हुआ, राजत्व होना चाहिए, राजत्व, ठीक है। राजत्व सिद्धांत आधारित था लोदियों का। अफगान सरदारों की समानता पर, तुर्की सरदारों की समानता पर, सभी सरदारों की समानता पर, राजाओं के देवी अधिकार पे। राजत्व का जो अधिकार था ये अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। जो बहलोल लोदी था वो इतना मतलब इसमें समानता में विश्वास रखता था, उनके साथ जाकर वो जमीन जमीन पे उनके साथ ही बैठता था। तो इतनी भी, हालांकि बाद में जब सिकंदर लोदी हुआ तो उसने उसको बदलने का प्रयास किया, मतलब शासक की सर्वश्रेष्ठता को दर्शाने का उसने प्रयास किया, जो बहलोल लोदी नहीं कर पाए। हालांकि स्थितियां परिस्थितियां अलग थी, चलिए बाद में चर्चा करी होगी कभी उसकी। अ, बाह्य आक्रमण ये रहा। और सिंधु नदी का जो बाढ़ के द्वारा, मार्शल एवं मैके, ठीक। और जलवायु परिवर्तन आरएल स्टाइन। और फिर ये रह गया राइल्स एवं डेल्स, ठीक। तो एक का चार है, ये रहा एक का चार, बी का दो, ए का चार, बी का दो, सी का एक, डी का तीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। 33, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में? सोतका को, रहमान डेरी, गुमला और मुंडीगाक। अफगानिस्तान में कौन सा है? अफगानिस्तान में दोस्तों है मुंडीगाक। मुंडीगाक के अलावा एक सोर्तगुई है। सोर्त सोर्तगुई यार क्या है? सोर्त, अरे गलत हो गया। सोर्त गुई, ठीक है, सोर्तगुई है, ठीक है। अफगानिस्तान में दो हैं, एक मुंडीगाक, एक सोर्तगुई। 33, 24, 34 है। वे जेल, वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और एक और थे, लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था। कुछ पूरा नहीं, मतलब कुछ कुछ समय तक वो लोग जेल जाते रहते थे, उनका आना जाना बना रहता था। अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, मांडले जेल, देवली कैंप जेल और बोस्टल जेल, ठीक। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मांडले जेल की। कहाँ हो रही है? मांडले जेल की। 33 का डी, ठीक। 35, डांडी मा जहाँ, डांडी, जो डांडी मार्च था, ठीक है, डांडी मार्च महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा, जो 78 लोगों के साथ उन्होंने शुरू की थी, यात्रा को समाप्त किया था। किस जनपद में स्थित है? कौन से जनपद में स्थित है? गुजरात में तो जो है ही है, किस जनपद में स्थित है? 34 का भी, महसाना, भुज, नौसारी और द्वारका। किस जनपद में स्थित है? ये दोस्तों जनपद में स्थित है नौसारी, ठीक है, नौसारी जनपद में स्थित है। और 24 डे लगा था इनको वहां पहुंचने में। और ठीक, मेरे ख्याल से 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुए थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे नौसारी में। नौसारी में डांडी, ठीक। 35 का सी। 36 पे आते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह दाऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण होने का अवतार, भगवान कृष्ण का जो अवतार होने का दावा करते हुए नजर आते हैं? इसमें से कौन थे? जो इन्होंने एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया था, अहमदिया आंदोलन, ठीक है। पंजाब में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको अहमदिया आंदोलन के नाम से जानते हैं। टीटू मीर, हाजी सरायतुल्ला, सर सैयद अहमद का, गुलाम अहमद कदियानी, ठीक। तो ये चलाया था, अहमदिया आंदोलन चलाया था गुलाम अहमद कदियानी। इन्होंने कुछ समय बाद इन्होंने खुद को, कुछ समय जब इन्होंने स्टार्ट किया था ये आंदोलन, तो कुछ समय बाद इन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार बताना शुरू कर दिया था। 37 है, अंग्रेजों द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था?
अंग्रेजों द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? पंजाब, राजपूताना, बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल तथा आसाम में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। महालवाड़ी व्यवस्था, हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। कहाँ स्टार्ट की गई थी? पंजाब और राजपूताना। ठीक, ठीक है। और ये जो व्यवस्था थी लगभग 30% जो क्षेत्र कवर करती थी, क्या करती थी? 30% क्षेत्र कवर करती थी अंग्रेजी शासन का। जो भू राज्य सब जो जहाँ पे ये लोग अ, भू राज्य सब जिन्होंने तय जिन लोग तय करते थे, उस हिस्से की बात हो रही है। सर जॉन सोर की नीति भारत में किस क्षेत्र में जानी जाती है? सर जॉन सोर की नीति भारत में किस क्षेत्र में जानी जाती है? क्रियाशील हस्तक्षेप, आक्रामक आक्रामक मैत्री, तुष्टीकरण की नीति और हस्तक्षेप। ठीक है। जॉन जॉन सोर 1793 से 1798 तक वो रहे थे, गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, ओके। 30 गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 39 पे आ जाते हैं हम लोग। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता। देखिए, उनकी अलोकप्रियता बढ़ने के कारण क्या थे? उन्होंने बहुत अति कर दी थी। अति मीन्स मतलब एक तरीके से वो जो भारतीयों के धार्मिक मामले थे, उनमें इन्होंने हस्तक्षेप किया, और ये बहुत कट इन्होंने ज़बरदस्ती ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार भी किया। हिंदू महिलाओं के जो वहाँ की जो महिलाएँ थी, ख़ास तौर से हिंदू और दूसरी मज़हब की महिलाएँ, मुस्लिम महिलाएँ, उनसे विवाह करने के लिए जो पुर्तगाली ईसाइयों को प्रोवोक किया या प्रमोट किया। बहुत सारी इनकी ऐसी नीतियाँ थी, धार्मिक नीति ख़ास तौर से। और सती प्रथा पे भी इन लोगों ने प्रतिबंध लगाया था, जिससे जो और समाज था, रूढ़िवादी समाज था, वो भी नाराज़ हुआ था। तो ये कारण बिल्कुल ठीक नहीं है। मुगलों और अंग्रेजों के बीच पारस्परिक संबंध। 40 से निम्नलिखित में से कौन सा ना तो जोहरी था और ना ही शिल्पकार था? निम्नलिखित में से कौन सा ना तो जोहरी था और ना ही शिल्पकार था? ट्रेवनियर, ऑस्टिन, वेरेनियो और मनुची। ठीक, कौन नहीं था? मनुची। जैसे मनुची की जो थे, मनुची जो ट्रैवलर थे, इन्होंने जो अपना प्रारंभिक जीवन शुरू किया था, जो दारा सिकों के तोपची के रूप में किया था। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया, दारा सिकों की हत्या कर दी गई। औरंगजेब का शासनकाल आया, तो उन्होंने तोपची का जॉब छोड़ के ये क्या बन गए थे? ये वेदाचार्य, मतलब डॉक्टर बन गए थे। कितना आसान था यार डॉक्टर बनना उस समय। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसके द्वारा माना जाता है? पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसके द्वारा माना जाता है? बल्लभाचार्य, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। ठीक है, बल्लभाचार्य, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। तो पुष्टि मार्ग, तो ये माना जाता है बल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग के दर्शन का। ये ऑप्टिन जो थे शायद वास्तुकार थे। ऑप्टिन और दूसरा एक और भी था ना, वेरेनियो। ऑस्टिन और वेरेनियो मेरे ख्याल से ये वास्तुकार थे, शिल्पी थे, शिल्पी कह सकते हैं, वास्तुकार शिल्पी थे। और ट्रेवलियर तो आपको पता ही है, जोहरी थे। अच्छा, बल्लवाचार्य कुछ समय के लिए क्या है ना, बल्लवाचार्य कुछ समय के लिए जो कृष्णदेव राय थे, उनके दरबार में भी रहे थे, जहाँ पे इनको एक उपाधि दी गई थी, जगत गुरु श्री मदाचार्य की इनको एक उपाधि दी गई थी। क्या? जगत गुरु श्री मदाचार्य। और इन्होंने वहाँ पे अद्वैतवाद का जो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, उसका खंडन किया था। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि से विभूषित किया था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, वीर वल्लभ और सुंदर पांडे। ठीक, तो ये थे रामचंद्र देव। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के जो वैवाहिक संबंध थे, वो भी रामचंद्र देव से थे। इन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया था। कौन से ऑस्टिन थे? अब ये ऑस्टिन ही दिया हुआ है, पता नहीं क्या कौन से ऑस्टिन थे, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दूंगा कि कौन से ऑस्टिन की बात हो रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें ऑस्टिन और वेरेनियो, जैसे ट्रेवलियर को तो पता ही है, शॉर्ट नेम दे रखा था, वो आगे क्या नाम था वो उसमें दिया ही नहीं था। और अगर हम लोग देखने की बात करें तो ऑस्टिन, अगर मुगल काल के हम देखेंगे कि ऑस्टिन मुगल काल में किस तरीके से किस किस कंट्री से आए थे, तो हम लोग देखते हैं बाद में उसको। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रान की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव। ठीक है,
इसकी एक लड़की थी यार, उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। उसका नाम क्या था? अगर याद हो तो बताना। कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा असत्य है? ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया, यही असत्य हो जाता है। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया था। नहीं, 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 ये ऑस्टिन वो विधिवेत्ता नहीं है, ये ऑस्टिन विधिवेत्ता तो ऑस्टिन की जो तुम चर्चा कर रहे हो, ये विधिवेत्ता तो आपको उसमें आधुनिक भारत में मिलते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ऑस्टिन ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की थी कि नाम याद नहीं एक उन्होंने सेंटेंस दिया था। अच्छा, मुगलों के समय में, ध्यान नहीं दिया था। ये ऑस्टिन वो नहीं है, ये ऑस्टिन मुगलों के समय के हैं, ये ऑस्टिन उस समय के नहीं है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो विधिवेत्ता थे वो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो कुछ सेंटेंसेस बोले हैं, अब याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोला है। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय है? चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय है? मंदिरों को दिया जाने वाला भूमिदान, सार्वजनिक कार्यों के लिए जाना वाला बेगार, कृषकों पे कर और करगों पे कर। वेट्टी क्या है? देखिए वेट्टी वेट्टी कई सारी चीजें हैं। बेगार, ठीक है, सार्वजनिक कार्यों के लिए लिए जाने वाला बेगार। चोल काल में वेट्टी सार्वजनिक कार्यों के लिए जाने वाला बेगार था। बेगार मतलब क्या? बगैर सैलरी वैली के दिया हुआ काम, कि भैया काम वाम कर दो, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। समझ में आया? जैसे वो आप कई देखते होंगे जो इंस्टाग्राम वो चलाते हैं, आप लोगों ने उस पे देखा होगा, कई ऐसी महिलाएं के काफ़ी वीडियो वायरल हुए जो ओला उबर उन्होंने किया और बेचारे ओला उबर वालों को पैसे भी नहीं दिए, बगैर पैसे दिए चली गई। हाँ, उसी को अगर दूसरी भाषा में कहा जाता है, उसी को बेगार। आपने किसी से काम किया और उसका पैसा उसको नहीं दिया है, ठीक? मुफ्त में सेवा, मुफ्त सेवा। निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी अलाउद्दीन सेकंड, अहमद शाह वली, मोहम्मद शाह फर्स्ट और मोहम्मद शाह थर्ड। ठीक है, बीदर बहमनी शासक ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी, तो ये था अहमद शाह वली। ठीक, ये थे अहमद शाह वली। 46 से पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार अवगत कराया था? पुर्तगालियों ने, ठीक है, कॉफी, मिर्च, तंबाकू और मूंगफली। ठीक है, चाहे पुर्तगाली हो चाहे अंग्रेज हो, इस मुल्क को बहुत कुछ देखे गए, लूट के तो लेके गए ही गए, कुछ एक चीजें भी देखे गए। और जो चीजें देखे गए, जैसे प्रिंटिंग मशीन देके चले गए, प्रिंट मीडिया, ठीक है। और उन्हीं की एक और देन थी तंबाकू, जो आज भी देखिए इतनी बड़ी चीज देखे गए, आज भी हमारे भारत में जो कई सारे स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में ये चलती हैं चीज़ें, तो उन स्टेट्स में इन चीज़ों से कितना मुनाफा स्टेट्स कमाती हैं। ठीक है, ये है तम्बाकू। ठीक है, ये है तम्बाकू। 45 का बी, 46 का सी। शिवाजी का जन्म, ठीक है, ये तो इस पे हमको कुछ चर्चा ही नहीं करनी है। ठीक, पुरंदर, पूना, रायगढ़, सिवनेर, इस पे हम लोग बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। 18, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कोणार्क जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, किसके द्वारा उसका निर्माण किया गया था? प्रताप रुद्र, अनंत वर्मन, नरसिंह फर्स्ट और नरसिंह सेकंड। पुर्तगाली, आ, पुर्तगाली यार, हाँ शायद मिर्च भी लेके आए थे, मैं देख लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से मिर्च भी लेके आए थे, तम्बाकू भी लेके आए थे, मिर्च भी लेके आए थे, चाय तो अंग्रेज लेके आए थे, जहां तक मुझे चाय अंग्रेज लेके आए थे। देखिए, हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में है, बहुत सी ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जो यहाँ की नहीं है। जैसे आलू यहाँ का नहीं है, ठीक है? आलू भी बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका जो बाहर से इम्पोर्ट की गई हैं, जिनके मतलब कह सकते हैं बाहर से वो फसलें यहाँ आई हैं। और किस प्रकार से आई हैं? काफ़ी जो फ़ॉरेनर्स आए थे, विज़िटर्स आए थे, उनके थ्रू आई हैं। ठीक? और कुछ दूसरे कारणों से भी आई हैं, जैसे पशु-पक्षी जो माइग्रेंट होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उनके थ्रू भी चीज़ें यहाँ तक आई हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो ये हैं बी। अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक है? 48 का सी,
कोणार्क प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, अनंत वर्मन चोटगंग, आलू पुर्तगाली। 48 का नरसिंह फर्स्ट, अनंत वर्मन ही तो है इसका, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अनंत वर्मन चोटगंग। ठीक है। 49 है, प्रसिद्ध व्यापारी मार्ग उत्तरापथ निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता है? उज्जैन और मथुरा, पेशावर और मथुरा, मथुरा और तक्षशिला, पेशावर और तक्षशिला। ठीक। नहीं, आलू पुर्तगाली नहीं लेके आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सारी विदेशों से आई हैं और उसके लाने के बहुत सारे माध्यम रहे हैं। जैसे जो फ़ॉरेनर्स आए थे, विज़िटर्स आए हुए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है? और जो पशु-पक्षी जो माइग्रेंट हुए थे, जो पशु माइग्रेंट हुए थे और जो पक्षी जो माइग्रेंट हुए थे, माइग्रेंट होके जब यहाँ आए, तो वो भी उनके जैसे बीज खा लिए, उनके बीज पेट में हैं, चीज़ें हैं, गल नहीं रही हैं, कहीं-कहीं वो चीज़ें जाते हैं उसका जब चीज़ें करते हैं तो वो फिर वो बीज वहीं पे उगाते हैं, तो इसी तरीके से चीज़ें माइग्रेंट होती हैं। पेड़-पौधों की जो प्रजातियाँ इसी प्रकार से तो माइग्रेंट होती है। यहाँ पे एक जो गाजर घास जिसको बोलते हैं, वो गाजर घास यहाँ की थोड़ी ना है, जो बहुत ज़मीन को बंजर बनाने के लिए जानी जाती है, वो भारत के लिए एक अभिशाप टाइप का साबित हुई है, वो यहाँ की थोड़ी ना है, वो बाहर की आई हुई है। ये है 1 मिनट, मथुरा से तक्षशिला, मथुरा से तक्षशिला तक जाता था। उत्तरापथ निम्न में से कहाँ से जाता था? मथुरा से तक्षशिला तक जाता था। 49 का ए, मथुरा से तक्षशिला। 49 का ए नहीं है, 49 का होगा सी, मथुरा से तक्षशिला 49 का, ठीक है? ये सर क्वेश्चन 47 दोबारा देख लीजिए। मथुरा और तक्षशिला। 47 शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पूना रायगढ़ ही तो था, सही तो है। पूना में रायगढ़ के किले में, पूना रायगढ़ का किला। ठीक। अगर देखिए रायगढ़ का किला नहीं दिया होता तो हम पूना मान लेते ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यार। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? अरे हाँ, ये तो ये गलत है यार ये। क्या ही यार, गलत लगा दिया, बातचीतों में लग गए तो गलत लग गया वो। क्षमा चाहूंगा, इसका जवाब थोड़ा सा गलत लग गया है, ठीक है। डी होगा ना। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में ही तो हुआ था, पूना के शिवनेर दुर्ग में ही तो हुआ था शिवाजी का जन्म। अरे कहीं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये गड़बड़ हो गया था यार मुझसे। 49 का मथुरा से तक्षशिला तक, उत्तरापथ मथुरा से तक्षशिला तक जाता था, ठीक है। 49 का सी। अगला है हमारे पास 50 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? मोटुपल्ली, मुजरिस और सुपारेक और कल्याण। पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था, ये था मोटुपल्ली। ठीक है, बाकी मुजरिस, सुपारेक और कल्याण कहाँ स्थित थे? मुजरिस, सुपारिश और कल्याण कहाँ स्थित थे? पश्चिमी तट पर। आगे है 51, अमरावती कला शैली के विकास का जो काल था, अमरावती जो कला शैली हुई थी, जो सातवाहन कालों के समय में फली फूली थी, ये क्या था? ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी और प्रथम शताब्दी ईस्वी, 5वीं शताब्दी 150 से 250 ईस्वी और 150 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्वी। ठीक। 50 का ये होगा। हाँ, मोटुपल्ली। पश्चिम का बंदरगाह नहीं है, जो पश्चिम का बंदरगाह नहीं है, जैसे मुजरिस, सोपारा, कल्याणी कहाँ का था? पश्चिम तट के बंदरगाह थे, पूर्वी तट का था मोटुपल्ली। ये था ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के बीच का जो समय था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं जो कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में लिखी गई जो बौद्ध जो कृतियां थी,
वो किसमें लिखी गई हैं? पाली, प्राकृत, संस्कृत और उपरोक्त में से सही, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ये जो लिखी गई है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कनिष्क शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, उस चतुर्थ बौद्ध संगति में जो उसकी लोकल भाषा थी, जो पाली भाषा थी, उसको त्याग करके संस्कृत भाषा को अपना लिया गया था। ठीक, 51 का ए। ठीक, आगे चलते हैं। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाले पहले व्यक्ति थे कंबन, कुट्टन, विल्लीपुत्तूर और अलवर और पेरुन देवनार। संगम में, संगम काल में महाभारत, संगम काल में महाभारत ने लिखी है कुट्टन ने। ठीक है, किसने लिखी संगम काल में महाभारत? कुट्टन। ठीक, अरे यार खत्म हो गए, 85 थे क्या? 53। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन थे दोस्तों, मित्रों 53 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी क्वेश्चन में। क्या हो रहा है? तो आज का जो 53 का बी, 52 का सी। एक सेकेंड। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं समाप्त हम लोग करते हैं। 53 क्वेश्चन है आज की क्लास में, और अगली जो क्लास होगी उसमें देखिए आज का जो सेशन था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत जो आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में। लेकिन क्वेश्चन सभी अच्छे थे, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, कोई कमतर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन कल का जो सेशन होगा संडे का, संडे का जो सेशन होने वाला है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ नए क्वेश्चन डाल दूँ। अगर कल क्लास होती है तो, क्योंकि कल संडे है, थोड़ा बहुत आराम करिए आप लोग भी। अगर 10 बजे कल क्लास अगर हमारी रहेगी तो हम लोग उस पे बात करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल हम लोगों की क्लास ना हो, मंडे से फिर से क्लास हो। कल देखिए संडे है, थोड़ा बहुत आराम भी कर लेना चाहिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा। और क्लास कैसी लगी ख़ास तौर से, और जो को प्रश्न किस प्रकार के लगे। सर आलू मिर्च देखेगा भारत कौन लाया? मेरे हिसाब से पुर्तगाली लाए थे। हाँ, आलू देखिए देखिए तम्बाकू आलू का तो मुझे पता है, आलू और तम्बाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। उससे पहले आलू का कहीं ज़िक्र भी नहीं मिलता है पुर्तगालियों से पहले। मिर्च का शायद मुझे पता नहीं है, मिर्च का मैं देख लूँगा। अरे सब्जियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे यहाँ की हैं ही नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ ये जो बेकार की चीज़ों पे हमें फ़ोकस नहीं करना है, पढ़ाई पे हम लोगों को फ़ोकस करना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये आलू, मिर्च और कहीं पता चला पूछ लिया जाए कि आलू यहाँ पे कौन-सा कल्चर लेके आया था। तो अ, अभिनव और गीता जी बताइएगा क्लास कैसी लगी, और और जो क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। और अगर पसंद आया हो लेक्चर, फाइनली जब हम चलते हैं तो चलते-चलते कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कहना ज़रूरी है। देखिए अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो, आप सभी लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ लेक्चर को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दूसरे जो सहयोगी हैं या जो दूसरे जान-पहचान के लोग हैं उनको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, उनको शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सबसे आखिरी चीज़, आप लोगों के लिए बहुत आज आप लोग आए, उसके लिए गीता जी और अभिनव आप दोनों को सर अच्छी लगी। आप दोनों का बहुत-बहुत अभिनंदन है इस क्लास में।
और अगला जो लेक्चर होगा उसमें कुछ मैं ज़रूर ऐसे कुछ, अगर कल लेक्चर हमारा 10 बजे रहता है, नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। अ, कल का जो लेक्चर रहता है, अगर हम लोग उसमें कैरी करते हैं कल के लेक्चर को, तो कोशिश करूँगा उसमें कुछ एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए, ख़ास तौर से गीता जी आपको उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर डालूँगा जो आपको जीडीसी और या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में थोड़ा-सा लाभ हो सकता है, मे बी दे दें, या हो सकता है कुछ उस तरह से मिलता-जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाए। और बाकी डेट वेट तो आ ही गई हैं, आप सभी लोगों ने डेट वगैरह देख ली होगी। अभिनव, तुम्हारा पीजीटी भी है क्या? पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर का भी एग्ज़ाम है क्या? चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी है। जीएस की क्लास तो हम लोग जीएस की क्लास हम लोग रेगुलर लेंगे, तो अगर गीता जी जीएस की क्लास में आप 9 बजे आ पाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। हो इतिहास की हो ना हो, लेकिन जीएस की क्लास ज़रूर होगी, ठीक? क्योंकि आप जीएस को लेके बहुत परेशान रहती हैं, तो अगर आप उसको लेती रहेंगी रेगुलर, तो मुझे लगता है आपको कुछ फ़ायदा होगा। बाकी जो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको जीएस पढ़ते भी रहना है अपनी तरफ से भी, केवल टीजीटी। अच्छा, चलिए बढ़िया है, टीजीटी में भी आप झंडे गाड़ेंगे, उम्मीद तो यही है मेरी। और गीता जी का भी उम्मीद करता हूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में इनको इंटरव्यू ज़रूर मिले, ठीक। और मुझे लगता है प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 महीने बहुत होते हैं, 60 दिन का मतलब है 8 घंटे भी रोज़ पढ़ लेंगे तो 480 घंटे। 480 घंटे में ये बहुत चीज़ें पलट सकती हैं। हाँ, असिस्टेंट देना है तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर देना है तो पढ़ते रहिए फिर, और क्या है। एक काम कीजिएगा, मैं एक काम करता हूँ, 10 बजे एक एंशिएंट हिस्ट्री का जो लेक्चर होगा कल ले लेता हूँ एक, ठीक है? उसमें क्या होगा, 100 से 100 क्वेश्चन या 100 150 क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ उसमें। हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे, ठीक? अ, या फिर जैन और बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ एक लेक्चर ले लेता हूँ। जैन या बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ लेक्चर ले लिया जाएगा। जॉब मिल जाए बस। मिल जाएगी, मिल जाएगी। मिल जाएगी, लेकिन छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है, आप उत्तराखंड की हैं, तो उत्तराखंड से निकलने वाली टीजीटी, पीजीटी पे ही पढ़ते रहे। पीजीटी का भी दिया कीजिए। भाई देखिए, जब पढ़ना ही वही है, जब इतिहास ही पढ़ना है, तो जो उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो पीजीटीबी के भी एग्ज़ाम आते हैं, तो उसमें भी आप ट्राई ज़रूर कीजिए, ठीक है? अगर एक जॉब हाथ में होगी तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में कभी दोबारा भी मौका मिल सकता है आपको, ठीक? तो यही आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ परिवार से भी आपको सहयोग मिल रहा होगा। आपके जो सहयोगी हैं, परिवार के लोग हैं, माँ-बाप हैं, दूसरे अन्य सदस्य हैं, उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा, और सहयोग मिलेगा तो ज़रूर आप नौकरी पाने में सफल हो पाएँगी। और अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँ तो ज़रूर आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है? और नहीं बन पाए तो भी कभी न कभी हो सकता है टकरा जाएँगे किसी न किसी एग्ज़ाम सेंटर में। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले बस इतनी सी सलाह है आप लोगों को, पढ़ते रहिए बस, ठीक है? और एक अपने समय के अनुसार पढ़ते रहिए, कुछ घंटे ऊपर-नीचे हो जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यूअसली आपको बनाए रखना है। एक रिदम पे लेके चलते चले जाना है, उस रिदम पे बस पढ़ते रहना है। ये मत करना कि आज ज़्यादा पढ़ लिए, चलो कल रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं करना है। अ, और ढिलाई बिल्कुल नहीं देनी है, पढ़ते रहना है, ठीक? तो चलते हैं, आज की क्लास वो हो गई, काफ़ी समय हो गया है, 9 बजे से ही पढ़ाया जा रहा है, ढाई घंटे हो गया है। तो कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तो मिलते हैं कल, ठीक? चलिए, गुड नाइट एवरीवन।